बेटा आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो पाठ आप करने जा रहे हैं, वो एक आत्मकथा है। ठीक है, क्या चीज है? आत्मकथा जो है, आत्म मतलब अपनी, ठीक है, और कथा मतलब कहानी। ठीक है, अब अपने बचपन का या अपना कोई भी वर्णन, बेटा कोई भी वर्णन अपने बारे में ईमानदारी और सच्चाई से किया हुआ वर्णन या अपने बारे में बताने वाला कोई भी वर्णन, वो कहलाता है आत्मकथा। हम लोग कई बार जब कोई चीज लिखते हैं या पढ़ते हैं, दूसरे के बारे में लिखते हैं, दूसरे के बारे में लिखते हैं कि वो क्या कर रहा था, कैसे उसने पढ़ाई करी, लेकिन यहाँ पर अपने बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं आत्मकथा। और ये आत्मकथा लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखी है? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा देश आज से 60 साल पहले 15 अगस्त के दिन जब आजाद हुआ था, तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपने इसके पहले भी किसी के बारे में पढ़ा था जो राष्ट्रपति थे? लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री थे। आपने अमेरिका के इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ा था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आपने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा है। पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन के कुछ अनुभवों का। ठीक है, अब बचपन की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें याद रह जाती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बचपन की बहुत सारी, हमें भी अपने बचपन की बहुत सारी चीजें याद है कि हम कैसे शैतानी करते थे, हम पढ़ते थे, किस तरह से हम रहते थे, कैसी हमारी कक्षा होती थी, है ना। तो जब बड़े हो जाते हैं तो बचपन की बातें याद करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया है। ठीक है, और इन खट्टे अनुभवों में उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में बताया है। शिक्षा मतलब उनकी कैसे पढ़ाई हुई, उसके कुछ बड़े मजेदार उन्होंने अनुभव बताए हैं। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया। क्या कराया गया? हाँ, अक्षरारंभ। इसमें 2 शब्द मिले बेटा, है ना, अक्षरारंभ। इसमें 2 शब्द है, एक है अक्षर और दूसरा है आरंभ। तो यानी कि अक्षरों का आरंभ कराना। ठीक है, अक्षरों को आरंभ करवाया गया। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 5वें या 6ठा वर्ष, है ना, उनको उसमें कराया गया। और उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षर आरंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। बिस्मिल्लाह मतलब शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। आज आप देखते हैं जब बच्चा पढ़ने जाता है, 3 साल का होता है, तो वो प्ले स्कूल में पढ़ने चला जाता है ना, प्ले स्कूल में पढ़ने जाता है, फिर उसकी क्लासेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पर उस जमाने में इतना नहीं होता था। तो उस जमाने में जो मौलवी साहब थे वो घर आते थे और वो आकर के आपकी पढ़ाई की शुरुआत करते थे, जिसको कहते थे बिस्मिल्लाह कराया। ठीक है, जिस दिन अक्षर आरंभ हुआ मौलवी साहब आए और मिठाई बांटी गई। अब ये बड़ा खुशी का मौका होता था, है ना, कि भाई बच्चे ने पहली बार पढ़ाई शुरू करी है और उसको बड़ा अच्छे से माना जाता था। आपके भी घरों में कई जगह आपने देखा होगा कि वो तख्ती में, आप लोग जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो तख्ती में एक क लिखता है या ओम लिखता है, और फिर पंडित जी जो है उसको मिठाई खिलाते हैं, टीका लगाते हैं, है ना। तो वो बड़ा खुशी का मौका माना जाता है। या बच्चा स्कूल भी पहली बार जाता है तो उसको मंदिर ले जाते हैं या कहीं मस्जिद ले जाते हैं कि भाई ये बच्चे ने अपनी पढ़ाई शुरू करी है, और भगवान का आशीर्वाद लेकर के वो पढ़ाई शुरू करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने जिस दिन अक्षरारंभ शुरू किया तो कौन आए थे उनके पास? मौलवी साहब आए थे, और उस दिन खूब मिठाई बांटी गई। ठीक है, हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। क्या किए गए? सुपुर्द मतलब उनको दिए गए हैं, कि मौलवी साहब को 3 विद्यार्थी दिए गए थे, एक मैं और दूसरे 2 और लोग थे।
अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई, यानी कि एक ही परिवार के चचेरे भाई आपस में थे, उनको उनके सुपुर्द किया गया कि अब आज से आप उनको पढ़ाएंगे। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे, वे हमारे लीडर थे। यानी 3 बच्चों में सबसे बड़े कौन थे? यमुना प्रसाद। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, एक यमुना प्रसाद हो गए, जो सबसे बड़े थे और वही सबके लीडर हुआ करते थे, है ना। जो सबसे बड़ा होता है वही ज्यादातर लीडिंग करता है, वही सबसे आगे रहता है, तो ये उनके लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। तमाम मतलब बहुत सारे। जैसे आप कहते हैं कि नदी में तमाम मछलियां थी, है ना। तमाम मतलब बहुत सारी, है ना। जंगल में तमाम जानवर थे, यानी बहुत सारे जानवर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे, यानी कई तरह तरह के खेल उनके रहते थे और शैतानी में भी सबसे आगे रहते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, है ना, क्योंकि ये आपस में चचेरे भाई थे, तो एक जो चाचा थे वो इनके भी चाचा थे, बड़े मजाक पसंद थे, उन्हें मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे, है ना। पिताजी के छोटे भाई थे। चचा का मतलब क्या होता है? कि पिताजी के जो भाई होते हैं वो। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। गुलेल आप जानते हैं? एक लकड़ी का होता है ना, इस तरह का होता है ना, और उसमें वो बंधा रहता है, हाँ, उसको, और उसमें कोई भी कंकड़ या कोई चीज डाल करके चिड़िया को मारा जाता है। तो वो बंदूक और गुलेल चलाना खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे। ये उस समय के बताया गया कि कितने पढ़े लिखे थे और कितना जानते थे, और शतरंज भी बहुत अच्छी खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए थे, विचित्र आदमी थे। विचित्र मतलब, विचित्र का मतलब कुछ अलग तरह के, ठीक है। हाँ, विचित्र चिड़िया देखी, है ना, हमने विचित्र जानवर, यानी अलग तरह की चिड़िया देखी, है ना। तो विचित्र मतलब अलग तरह के। तो विचित्र आदमी थे, यानी कि आम आदमियों से अलग थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। दावा मतलब कि ये मैं कर सकता हूँ, है ना। हाँ, बलदेव चचा के मजाक के लिए वह बहुत ही उपयोगी साधन बन गए, और वो मजाक करने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते थे कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते। जैसे होता है ना कि हमने कहा कि हम तो ये काम कर सकते हैं, तो अगला कहता हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं। तो ये मौलवी साहब को हुस्काते थे, उनको खूब बोलते थे कि मैं ये काम, तो उनको भी कहते थे कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते थे। यानी चचा को शतरंज खेलना आता था, तो उन्होंने मौलवी साहब को कहलवा भेजा, है ना। तो मौलवी साहब ने कहा कि हाँ हाँ हम भी शतरंज खेलना जानते हैं। मतलब वो अपने आप को किसी भी चीज में कम नहीं समझते थे। उन्होंने कहा हाँ हम भी शतरंज खेल लेते हैं। सब बच्चे इन मजाकों का कौतूहल से सुनते थे। सारे बच्चों को इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। आपने देखा होगा कि कोई 2 लोग आपस में अगर मजाक करते हैं या कोई शैतानी करते हैं, तो आप लोग को बड़ा मजा आता है, आप लोग भी बीच में उसमें जाते हैं और आप भी खूब एंजॉय करते हैं। तो उसी तरह से ये सब बच्चे जितने घर के छोटे थे, इन लोगों को बड़ा मजा आता था उन लोगों के साथ रहने में। अच्छा, हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। और क्यों हंसना मुश्किल होता था? नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े थे कि खुल के हंसी भी नहीं उड़ा सकते थे, है ना। आपके कोई अगर बड़े हो, अगर कोई हमारी हंसी उड़ाए, इस समय आपको हमारे पर हंसी आए, तो आप अपना मुंह दबा के हंसेंगे, आप खुल के हंस भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बच्चे जो थे उन लोगों की मजाक का खूब मजा लिया करते थे और कहते थे कि हम लोग खुल के हंस भी नहीं पाते थे, है ना, क्योंकि एक तो चचा थे और दूसरे उनके मौलवी जी। अच्छा, कौतूहल से सुनते थे, मतलब किसी चीज को जानने की खूब इच्छा, है ना, कि जब खूब मन करता है कि हाँ देखिए क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, तो वो बड़े कौतूहल से इन लोगों की बातें सुनते थे। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए। अब ये एक दिन का बड़ा मजेदार इंसिडेंट, एक घटना सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाग में बंदर आ गए हैं।
उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। उन्होंने कहा बाग में बंदर आए और उनको कैसे भगा सकते हैं? गुलेल मार के, कि अगर गुलेल मारे तो वो बंदर भाग जाएंगे। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि गुलेल चलाना तो मैं भी जानता हूँ। समझे कि नहीं? मौलवी साहब की क्या खास बात थी? किसी भी बात से पीछे नहीं रहते थे। वो मुझे भी आता है ना? तो उन्होंने कहा, जैसे इसके पहले क्या पूछा था उन्होंने, शतरंज खेलते, तो कहते शतरंज मुझे भी आता है। तो उन्होंने कहा, अब ये लोग उनका मजाक उनका बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाग में बंदर आए हैं और बंदर जो है गुलेल से भाग सकते। तो उसने कहा हाँ मुझे गुलेल चलाना आता है। ठीक है, इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चचा समझ गए, वो तो समझ गए थे कि ये हर चीज झूठ बोल देते हैं, है ना, किसी चीज में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते। अच्छा, पर मजाक करने के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। अब उनको मजाक सूझ रहा था तो वो उनको बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर बंदर को मारिएगा, है ना। और उनको मालूम था कि इनको अच्छे से आता नहीं है, और उन्होंने उनको जानबूझ के बगीचे में ले गए और उन्होंने कहा कि खूब खींच के जोर से मारिएगा। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। अबे वो भी जानना चाह रहे थे कि गुलेल से आखिर चोट लगती कैसे। तो उन्होंने भी खूब अपना निशाना अच्छे से लगाया और गुलेल मारी। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा। हुआ क्या बताओ? उनके हाथों में। और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वो खुद को मार बैठे। यानी कि अब चचा ने इनको बताया नहीं कि वो गुलेल सही चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, है ना। उन्होंने उल्टा चला दी और वो उनके अपने ही हाथ में चोट लग गई। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। अब ये लोग टहल रहे थे आपस में, है ना। टहलते हुए उनमें आपस में बातचीत भी हो रही थी। इतने में एक सांड आ गया। सबने कहा यह सांड कई लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। अब बलदेव चचा तो जानते थे कि किसी चीज में पीछे नहीं रहते, तो उन्होंने उनको इशारा किया है। और मौलवी साहब भी पीछे नहीं रहते थे, वो अपना फट से आगे बढ़े और बेखौफ मतलब बिना खौफ के, है ना। बेखौफ का मतलब बेखौफ, है ना। बेखौफ वो आगे बढ़े और सांड ने उन्हें दे पटका। ठीक है। अब देखो कई बेटा शब्द ऐसे होते हैं, है ना, उसमें जैसे हिंदी में शब्द में अ लगा दो तो वो उल्टा हो जाता है। ऐसे ही उर्दू के कई शब्दों में अगर बे लगा दो तो वो उल्टा बन जाता है। खौफ का मतलब डर और बेखौफ का मतलब बिना डर के, है ना। इसी तरह के शब्द हैं, जैसे बेघर और भी शब्द हैं, यानी घर के बिना। समझ में आया है? खौफ के बिना अगर बे लगा दो तो वो शब्द उल्टा बन जाता है। जैसे बेकसूर, है ना, कसूर, है ना, यानी बिना कसूर के। समझ में आया? इस तरह के अगर बेवजह, है ना, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उर्दू के, अगर बे लगा देते हैं तो वो उसका उल्टा बन जाता है। तो आपको दो इंसिडेंट्स इसमें बताए गए, दो घटनाएं बताई गई है। पहली घटना किस चीज की बताई? शतरंज खेलते थे और हारते थे। दूसरा क्या घटना बताई? एक हाँ बताओ। खुद को गुलेल मार लेते हैं। और तीसरी घटना एक और बताई, वो क्या है? हैं? सांड वाली घटना। सांड के वो जानते थे, उनके चचा जानते थे कि ये सांड जो है मारता है लोगों को, लेकिन तब भी उन्होंने जानबूझ के उनको वहां भेजा सांड के पास, और सांड ने उन्हें, और वो भी इतने निडर थे कि पहुंच गए, और सांड ने उन्हें दे पटका, यानी कि उनको जोर से पटक दिया नीचे। एक दिन बल्लेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, कि चाचा ने कहा कि चलो इनको बंदूक चलाना सिखाते हैं। कोई काम वह नहीं जानते,
इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। अब मौलवी साहब ऐसे थे कि वो ये नहीं कहना चाहते थे कि भाई ये चीज मुझे नहीं आती है ना, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है और आप उसको आप उसको ये कह दो कि भाई ये मुझे नहीं आती, ये मुझे बता दो कैसे करना, तो उसमें आपको अगला व्यक्ति अच्छे से बताएगा। और अगर आप झूठ बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे तो ये आता है, मुझे तो सब आता है, तो अगला कहेगा ठीक है आता है तो चलो अपने आप करने दो, तो लोग आपका मजाक भी बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बंदूक चलाना सिखाना चाहा, और जो मौलवी साहब थे वो कहाँ मानने वाले थे कि उनको नहीं आती है। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे, वो अपनी शान उसमें नहीं समझते थे। तो उन्होंने साफ कह दिया कि अच्छा निशाना लगा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बंदूक चलानी बहुत बढ़िया आती है और मैं बहुत अच्छा निशाना लगा लेता हूँ। वो बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। दरख्त क्या होता है बेटा? पेड़। दरख्त कहते हैं दरख्त कहते हैं पेड़ को, ठीक है। तो एक पेड़ पर उन्हें क्या नजर आया? एक गिद्ध नजर आया, और वह काफी ऊंचाई पर था। बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई वो पुराने किस्म की थी। पुराने किस्म की बंदूक, आजकल आप देखते हैं हल्की बंदूकें होती है, उनको ऐसे पकड़ सकते, पर पुरानी जो बंदूकें थी बहुत भारी होती थी और उनको यहाँ कंधे में लगाया जाता था, और जब उसको चलाते थे तो उसका जो जोर था वो आपके कंधे पर या सीने पे पड़ता था। तो मौलवी साहब को ये चीज पता नहीं थी। चचा तो जानते थे, लेकिन मौलवी साहब को ये चीज पता नहीं थी, और मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई भी नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जो ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया, यानी कि गिद्ध को मारने की जगह मौलवी साहब तो खुद ही गिर गए और उन्हें चोट लग गई, और इतनी चोट लग गई कि उनको उठा करके ले जाना पड़ा। तो इसमें आपने छोटी छोटी उनकी शरारत भरी राजेंद्र प्रसाद की नहीं थी, लेकिन वो अपने मौलवी साहब के बारे में बता रहे हैं, और किस तरह से उनकी छोटी छोटी घटनाओं से बता रहे हैं कि किस तरह के इंसान थे वो मौलवी साहब, और वो किस तरह की हरकतें करते थे, किसी बात के पीछे नहीं रहते थे, है ना, और हर चीज में आगे आगे रहते थे, और आखिर उसमें धोखा भी खाते थे। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ रहे थे, और ये मौलवी साहब उन्हें क्या पढ़ाते थे? फारसी, ठीक है। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। अब वो जब चले गए तो दूसरे बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे, है ना, यानी कि ये बहुत ही गंभीर थे। ये उस तरह के नहीं थे जैसे इनके पहले वाले मौलवी साहब थे कि हर चीज को हाँ मुझे भी आता है, मुझे भी आता है, और लोग उनका मजाक बनाया करते थे। इस तरह के वे इंसान नहीं थे, और वो गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी, तब गिनती सिखाते थे। खेल कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। यानी ये जो उनके मौलवी थे ये बहुत ध्यान से पढ़ाते थे। उनका बड़ा समय बंधा हुआ था कि इतने टाइम पे ये पढ़ना है, इस दिन हम गिनती करेंगे, इतने बजे खेलने का भी वो समय दिया करते थे, ठीक है। तो 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया कि एक जो थे बहुत ही अपने आप को किसी चीज में कम नहीं समझते थे, किसी चीज को ना कहना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, और उसमें हर बार वो धोखा खाया करते थे, और ये बच्चे उनका खूब मजा लिया करते थे। और यहाँ पर अब दूसरे मौलवी जी का वर्णन है कि वो किस तरह के इंसान थे। बहुत ही गंभीर थे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, बहुत बच्चों का ध्यान रखते थे, और उनके साथ उनका समय बंधा रहता था कि इतने बजे तक आपको इस दिन फारसी पढ़ना है, इस दिन आपको गिनती करना है। तो बड़ा प्लान करके चलते थे, ठीक है। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। और कहाँ पे रहते थे? कोठरी कहते हैं छोटा सा कमरा, ठीक है, एक छोटा सा कमरा जिसे कोठरी कहा जाता था, उसमें रहते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्त पोश होता है जो तखत जैसा होता है, और उसी पे बैठ के ये बच्चे पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। अब सबसे पहला काम क्या होता है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना? सुबह का टाइम, है ना। और अगर आप पुरानी चीज को दोहराएं तो आप उसको अच्छे से याद करते रहते हैं। अगर आप आगे आगे बढ़ते चले गए तो आप पीछे का भूलते जाएंगे कि नहीं। तो अगर उसके लिए आपको सबसे अच्छा काम क्या करना होता है कि पीछे के पार्ट जो है या पीछे का जो भी चीज है उसको आप दोहराएं।
तो सबसे पहले काम इन बच्चों का क्या होता था कि सबसे पहले वो पीछे का जो पाठ होता था या काम होता था उसको पढ़ते थे, उसको दोहराते थे। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया जाता था। यानी कि एक ऐसा नहीं था कि जब सारे याद कर लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे ही एक याद कर लेता था वो आगे उसको दूसरा सबक पढ़ा देते थे, उसको दूसरी चीज पढ़ाते थे। तो जैसे जैसे वो याद करते जाते थे बच्चे, वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाते थे। जब तक सूर्योदय हो तब तक सूर्योदय हो जाता, यानी कि वो इतने देर तक पढ़ाते थे कि एक पाठ आपने पढ़ा, जैसे वो याद आ गया तो दूसरा उन्होंने पढ़ाया, फिर तीसरा पढ़ाया, तो तब तक सूर्यास्त हो जाता था और हम मुंह हाथ धो लेते और माँ से कुछ खाने के लिए पहुंच जाते थे। अच्छा, आजकल आपने देखा कि बहुत से बच्चे रात तक पढ़ा करते हैं, है ना। रात के 9 बजे 10 बजे बहुत देर तक पहले टाइम पे सूर्यास्त के समय क्यों बंद कर देते थे पढ़ाई, कोई बताएगा? सूर्यास्त मतलब जैसे ही सूरज डूबता था उसके बाद पढ़ाई बंद कर दी जाती थी। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि वहां पर अंधेरा हो जाता था, वहां पे लाइट नहीं होती थी, है ना। तब बिजली नहीं होती थी, है ना। तो लाइट ना होने की वजह से जो पढ़ाई लिखाई का काम, जो काम करना मुख्य काम होते थे, वो सब ये लोग दिन में रहते ही कर लेते थे। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना लेने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते कि अब किताब बंद करो। यानी कि थोड़ी देर का उनको गैप मिलता, वो बच्चे वापस आते और फिर उन्हें सुनाना पड़ता। जो भी उन्होंने याद किया है वो उन्हें सुनाना पड़ता था। जब वो सुना लेते थे तब मौलवी साहब कहते थे कि अच्छा अब किताब बंद करो। तो 2 तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया है ना। एक जो थे वो बिल्कुल भी हर समय अपना हंसी का पात्र बनते थे हर समय, है ना। और ये जो थे बहुत ही ज्यादा गंभीर थे और बच्चों का ध्यान रखते थे। अच्छा, किताब बंद कर दी जाती। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती। तख्ती जानते क्या होता है? एक लकड़ी का होता था पहले, तख्त जैसा होता था और उसके ऊपर काली स्याही से पोता जाता था और उसमें लिखा जाता था, है ना। तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। अब तख्ती में तो थोड़ी पहले कॉपी तो होती नहीं थी कि आपने एक पन्ना पलटा, फिर अगले पन्ने पर लिखा, फिर पलट दिया, फिर तीसरा पन्ना लिखा और पलट दिया, ऐसा नहीं होता था। तो उससे जब तख्ती पूरी भर जाती तो फिर उसको मिटाते और उसके बाद फिर दोबारा उस पर लिखना शुरू करते। इस क्रिया में से कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती। खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही हमें खेलने की छुट्टी मिलती थी इन बच्चों को। यानी कि जब वो दूसरा सबक याद करते, यानी कि दिन भर जो है वो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। संध्या को जल्द नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते न देख लें, नहीं तो मार पड़ती। पलक झपकना मतलब हाँ नींद आना, पलक झपकना मतलब नींद आना। तो अगर कहीं देख लिया मौलवी साहब ने तो क्या होगा कि उन बच्चों को बहुत मार पड़ती। तो जल्द छुट्टी के 2 उपाय थे। अब उनके 2 तरीके थे जल्दी छुट्टी करवाने के। बच्चे भी चालाक होते है ना। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे। जल्द छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही किया करते थे। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता। अब देखो ये इनकी एक शैतानी भरी हरकत के बारे में वर्णन है। उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए एक तेल का दिया जला दिया जाता था जिसपे बच्चे पढ़ते थे। तो ये बच्चे क्या करते थे कि छोटी पोटली बना देते थे, उसमें रेत भर लेते थे। मतलब एक जैसे कपड़ा लिया, उसमें रेत भरा, पोटली बना के उसको बांध दिया। अब ये लोग क्या करते थे कि उसको जैसे नजर सबसे छुपती थी, चुपके से वो पोटली जो थे वो तेल में डुबा देते थे। अब क्या करता तेल उस समय सोख लेता था, सारा तेल जो था वो पोटली में आ जाता था। ठीक है। तो अब ये लोग कितने चालाक थे कि ये लोग किस तरह से हम अपनी पढ़ाई से छुट्टी पाएं, उसके नए नए तरीके देखो बच्चे ढूंढते हैं। तो उसके बारे में कि छुपाकर वो तेल की पोटली, वो जो पोटली थी रेत की, उसको तेल में डुबा देते थे। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया बुझने लग जाता। सारा तेल निकल जाता तो दिया जो है जल्दी बुझने लगता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते, है ना। कि मजबूर हो जाते कि भाई अब दिया बुझने वाला है, तो वो कह देते किताब बंद करने के इन लोग को मिल जाता।
और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे हैं। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। तो ये राजेंद्र प्रसाद का बचपन का एक वर्णन है, जिसको बहुत खूबसूरती इन्होंने बचपन की खट्टी मीठी अनुभव बताए हैं, अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि किस तरह से लोग उन्हें मिले थे और किस तरह से पढ़ाते थे, उसके बारे में वर्णन है। और उनकी थोड़ी बहुत शरारत भरी चीजों का भी इसमें वर्णन है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको लेसन को पढ़ेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारे बेटा शब्द हैं, जिसमें जैसे एक है अच्छाई बुराई, है ना, एक इसमें बीच में आया है अच्छाई बुराई। ठीक है, अब ये दोनों उल्टे शब्द हो गए, है ना, विपरीत शब्द हो गए। आपने पिछले लेसन में भी कुछ उल्टे शब्द किए थे, क्या क्या किए थे बताइए? नहीं, उसके पहले समर्थन, उसका उल्टा क्या था? विरोध। याद आया? आपने किए थे, कुछ उल्टे शब्द किए थे, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी है, अच्छाई बुराई है, और भी बहुत सारे हैं। छोटे बड़े शब्द है ना, छोटे बड़े, ये दोनों भी उल्टे शब्द हैं। और आपको याद है लास्ट लेसन में आपने समर्थन किया था, समर्थन का उल्टा क्या हुआ, है ना, समर्थन करना मतलब उसका उल्टा विरोध। ठीक है, तो आप ये उल्टे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे जिसमें कि दोनों शब्द आएंगे आपके। ठीक है, ऐसे शब्द वाक्य बनाएंगे जिसमें दोनों शब्द आपके आएंगे। ठीक है, और इस तरह के और शब्द ढूंढ के लाएंगे, जैसे बेखौफ, बेघर, बेकसूर, बेवजह, इस तरह के और शब्द भी आप ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है।